इस देश की आधी आबादी इनके तथाकथित हिंदू के व्याख्या में नहीं आती है। भारतीय संविधान ये पहला दस्तावेज है भारत का नायाब कि जो हर एक आदमी को, वो कोई छोटा मजदूर हो, कोई मेहतर हो, या कोई राजा या कोई टाटा बिरला हो, सबको एक लेवल पे लाके रख दिया है। और 100 साल के इतिहास में आरएसएस का दलित आदिवासी महिलाओं के सवालों को लेकर एक कोई कोशिश अगर ये बता दे छाती पे हाथ रख के, तो मैं अपना आरएसएस के खिलाफ बोलना लिखना बंद कर देता हूँ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भाषा में ये हिंदू बनाम हिंदुओं की लड़ाई आज इस मुल्क में इन्होंने और ज्यादा तेज गति से बढ़ा के रख दी है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हम हैं डॉक्टर सुरेश खैरनार इनके साथ। ये ऐसी शख्सियत है जो देश पर अपनी पैनी नजर रखते हैं, देश में क्या घट रहा है, क्या स्थितियां है, इन सब पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। जिस तरह से हमने देखा मणिपुर, या फिर जिस तरह से हम देश में देख रहे हैं कि एक तरह से हिटलर शाही, जिसको फैसिज्म कहते हैं, वो आ रहा है। और ऐसे इस परिस्थिति में जहां हिंदू पोलराइजेशन, हिंदू मुस्लिम और तमाम चीजें हो रही है, तब इस देश का भवितव्य क्या है? डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ज्वलंत और अहम मुद्दा है कि जैसे कि हम कहते हैं कि शिक्षक जो है भगवान का रूप होते हैं, शिक्षक जो है कच्ची मिट्टी को पक्का बनाते हैं, शिक्षक जो है वो भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं ताकि देश के उन्नति में, देश की प्रगति में विद्यार्थी आगे आए। पर ये देखा जा रहा है कि कुछ शिक्षक जो है, शिक्षिका जो है, वो क्लास में इस तरह से बातें करती है कि हिंदू मुस्लिम बच्चों को आपस में लड़वाती है, मुस्लिमों के प्रति द्वेष निर्माण करती है। ये जो घटनाएं हैं, और सबसे बड़ी बात, उस महिला शिक्षक पर किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं ये वीडियो मुझे जब पहली बार कलकत्ता से एक शिक्षिका ने भेजा जी, ऋषि अरविंद पौंडीचेरी के, उनके जो स्कूल की चेन है, एक है पौंडीचेरी में और एक कोलकाता में है, वो शिक्षिका का पहली बार मुझे वो व्हाट्सएप में आया जी। जैसे ही मैंने देखा, मैंने तुरंत लिखा कि 100 साल से संघ परिवार ये जहर फैलाने की कोशिश कर रहा था। आने वाली 2025 को आरएसएस को 100 साल पूरे होने जा रहे। ग्लोबल कर्स वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड, ये किताब इस आदमी ने 1936 में लिखी हुई। इसको सबसे पहली, जिसको फॉरवर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, या प्रस्तावना बोलते या हिंदी में अमुख बोलते, वो बापूजी अणे, AS अणे, उन्होंने लिखा है 13 औरंगजेब रोड, दिल्ली से जी, 1936 में। अब संघ परिवार बोलता है कि ये किताब गुरुजी की नहीं है, ये किताब गोडसे की है। अच्छा। लेकिन मेरे पास ओरिजिनल किताब की जेरॉक्स कॉपी है, जिसमें माधव सदाशिव गोलवलकर और 36 पन्नों की AS आने की प्रस्तावना में, अमुक में, फॉरवर्ड में 36 पन्ने, लेकिन 50 बार माधवराव मतलब माधव सदाशिव गोलवलकर, उनकी ये बात, उनकी वो बात, ऐसा रेफरेंस करके लिखा हुआ है। लेकिन आज अगर आप संघ बिल्डिंग में जाओगे, नागपुर के महल के या रेशम बाग के, तो आपको कहेंगे कि ये किताब हम नहीं रखते हैं और ये किताब गुरुजी के नाम पे गलती से थी। ये किताब असल में नथुराम गोडसे की है, क्योंकि नथुराम तो मारा गया, अभी वो बताने के लिए या हाँ या ना बोलने के लिए जिंदा नहीं है। तो इस ढंग से इस किताब के बारे में झूठ फैला रहे। लेकिन इस किताब में जिस ढंग से भड़काने की, जिस ढंग से हिंदुओं को दुनिया भर का हवा भरने की जो बातें 1936, आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, लगभग 90 साल पहले इस आदमी ने ये जहर छोटे छोटे शाखा के 10-15 साल के बच्चे
और राष्ट्र सेविका समिति में बच्चियां। ये जो त्यागी नाम की जो टीचर है मुजफ्फरनगर के स्कूल की, ये एक दिन की बात नहीं है। ऐसी आपको कदम कदम पे त्यागी या ऐसा आपको रेलवे का कोई गार्ड जिसको जिम्मेदारी है रेलवे के माल की सुरक्षा करना, आने जाने वाले प्रवासियों की भी जान माल की सुरक्षा करना, लेकिन वो खुद उनका जान का दुश्मन बन बैठा। अब आने वाले दिनों में कोई भी सुरक्षा गार्ड अगर बंदूक लेकर ट्रेनों में बोगियों में आएगा तो मेरे जैसे दाढ़ी वाले, भले मेरा रिलीजन कुछ भी हो, वो भी सुरक्षित नहीं। कल अमित शाह या नरेंद्र मोदी भी अगर गाड़ी में गलती से बैठ गया, दोनों को दाढ़ी है, दोनों को दाढ़ी है। मोदी भी कभी कभी इस रंग की टोपी पहनते हुए मैंने देखा है तो ये हिमाचली टोपी मुझे हिमाचल के लोगों ने प्यार से दी है शिमला में। अब ये जो माहौल है, इसी महीने के 2 एक जयपुर मुंबई ट्रेन में जिस पालघर में कौन साधुओं के ऊपर क्या क्या हुआ था उसको लेके आप ही के फील्ड के अर्णव गोस्वामी ने सोनिया गांधी से लेके सबको लपेटने की कोशिश की थी, और उसी पालघर स्टेशन में उसके अपने सीनियर अफसर को भी मारा उसने पहले, जिसने शायद उसको मना किया होगा, और दूसरे 2 पैसेंजर्स को अन्य बोगी में जाके उसने पहले से ही फाइंड आउट करके रखा होगा कि 2 या 3 दाढ़ी वाले और टोपी वाले हैं। तो 140 करोड़ टीम इंडिया, ये आप ही के टीवी के ऊपर फर्स्ट लाल किले के प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी के भाषण का जुमला है जी। मैं जुमला इसलिए बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 140 करोड़ मेरे देश की टीम इंडिया और सबका साथ सबका विकास वगैरह जैसे क्या क्या तारे तोड़े थे। अगर नरेंद्र मोदी की भाषा में 140 करोड़ टीम इंडिया है तो गिन के 25 से 30 करोड़ गैर हिंदू है, और उसमें अगर मैं आदिवासी भी मिला दूं 10-15 करोड़, हो गए 45 जी। दलित भी मिला दूं तो हो गए 50 से ऊपर करोड़। और जो अपने आप को किसी रिलीजन के नहीं मानते, ऐसा सब मिला के इस देश की आधी आबादी इनके तथाकथित हिंदू के व्याख्या में नहीं आती है। तो क्या इस मुल्क की आधी आबादी को ये खत्म करेंगे? इस मुल्क की आधी आबादी का जिस ढंग से हिटलर ने जर्मनी में जू लोगों के साथ में, यहूदी लोगों के साथ में किया, ये भारत में 2014 में मई में शपथ लेने के तुरंत बाद में अखलाक से लेके जुनैद से लेके 100-125 से ऊपर लोगों की जिस ढंग से मॉब लिंचिंग हुई, तो ये जो माधव सदाशिव गोलवलकर, जिसको गोलवलकर गुरुजी बोला जाता है, जो संघ के इतिहास के सबसे लंबे समय के संघ प्रमुख रहे हैं, और वर्तमान संघ का हिंदुत्व का ये जो बहुत विद्रूप, बहुत भयावह चेहरा बनाने का क्रेडिट भी इस आदमी की तरफ जाता है। और इस आदमी ने जो 1940 में हेडगेवार की मृत्यु के बाद में 1970-72 तक, ये खुद मरने तक लगभग 30 साल से ऊपर संघ का कोई भी प्रमुख संघ प्रमुख नहीं रहा है। फिर वो रज्जू भैया हो, देवरस हो और सुदर्शन जी हो, और अभी वर्तमान भागवत भी शायद घुसपैठ को जिम्मेदारी देने जा रहे हैं जी। तो उस हिसाब से गोलवलकर इज अ मेन आर्किटेक्ट, जिन्होंने आज संघ का ये जो ऐसा शैतानी जो रूप बनाया हुआ है, जो कभी हिटलर ने स्टॉर्म ट्रूपर्स के नाम से, हिटलर ने अपने जर्मनी में इस ढंग की पैरेलल सेना, और इटली में मुसोलिनी ने बलाला नाम से एक 15वीं शताब्दी का एक लड़का था जिसने राजा के जुलूस पर एक पत्थर मारा था। तो इस ढंग के पुराने प्रतीकों को इस्तेमाल करने की जो आदत इन्होंने उठाई है, ये वहां से ली हुई है। मुसोलिनी ने भी बलाला बच्चों का संगठन बनाया 10-15 साल की उम्र के, और उनके लिए द फासिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द फासिस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन और वगैरह वगैरह, इस नाम के उसने ऐसे दर्जनों संस्थाएं खड़ी की जिसका अध्ययन करने के लिए
गोलवलकर से भी सीनियर धर्मवीर मुंजे, डॉक्टर BS मुंजे, ये बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए सेकंड मुंबई से जहाज के द्वारा लंदन जा रहा था। इसको उल्टियां हो रही थी। बाबा साहब हंसे जा रहे थे कि बाबा साहब बैरिस्टर और क्या क्या के कारण इसके लिए इम्यून हो गए थे। बिल्कुल, इसका शायद पहला मौका होगा। तो इसको, जिसको मराठी में जहाज लगना बोलते, और ये उल्टियां कर करके लंबा हो गया था। और बाबा साहब पेट पकड़ पकड़ हंस रहे थे, अरे बम्मन इतना कमजोर है कि तू, तेरे को जहाज का भी सफर ये नहीं हो रहा, सब खा रहा और उल्टी कर दे रहा, खा रहा उल्टी कर दे रहा। ये मुझे सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद में बाबा साहब को बोला कि डॉक्टर आम्बेडकर, मैं थोड़ा यूरोप देखने जा रहा हूँ। तो बाबा साहब तो इन सब चीजों से बहुत परिचित थे। वो तो 19-20 साल की उम्र से ही इंग्लैंड, अमेरिका, क्या क्या, तो उनको भी लगा कि जनरली भारतीय जो भी कोई आता है इंग्लैंड तो यूरोप घूमता है, क्योंकि वो बाय रोड भी आप यहाँ से वहां जा सकते हैं, ऐसा वो एक्सेसिबल है। तो बाबा साहब ने कुछ ज्यादा खोद के पूछा नहीं, लेकिन ये आदमी गया हिटलर को, मुसोलिनी को मिलने। इटली में ये लगभग 3 हफ्ता था, और 3 हफ्ते में इसने ये बलाला से लेके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन से लेके सबका गहराई से अध्ययन किया। और 3 हफ्ते के बाद में आखिरी दिन निकलने के पहले मुसोलिनी के हेडक्वार्टर में जाके उससे मुलाकात की। और तब मुसोलिनी ने इसको पूछा कि डॉक्टर मुझे कैसा लगा आपको। हमने भी 5 साल पहले, ये 1930 की बात है या 32 की बात है, 1925 में संघ की स्थापना की। संघ के संस्थापकों में एक नाम डॉक्टर धर्मवीर मुंजे का भी है। तो मुंजे ने कहा कि हमने भी ऐसा एक शुरू किया है, अभी छोटा बच्चा है 7 साल का, ये मैं 1932 की बात कर रहा हूँ। हिटलर खपती दिमाग का था, हिटलर ने इसको अपॉइंटमेंट नहीं दी, इसलिए ये हाथ हिलाते हुए मुसोलिनी को खाली मिलके वापस आ गया, क्योंकि हिटलर एकदम मूडी आदमी था। तो हिटलर से मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन इनका जो रोल मॉडल है ये पूरा हिटलर और मुसोलिनी के फासिस्ट तत्वज्ञान के ऊपर आधारित है। बिल्कुल, मैं एक बात पर कटाक्ष आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से घटनाएं हो रही है, जैसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात है, कि मध्य प्रदेश की बात है, कि किसी ट्राइब बच्चे के चेहरे पर कोई ऊंची जाति वाला पेशाब करता है। जिस तरह से ये घटना जो हुई है टीचर की, इसके बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। और जैसे यूपी में कोई इस तरह की घटना करता है, इस तरह का किसी आरोपी अगर वो होता है तो उसके घर में बुलडोजर चलाया जाता है। अभी रिसेंटली एक शिक्षक ने कहा कि अशिक्षित लोगों को वोट नहीं करना चाहिए, उसको भी नौकरी से निकाला गया। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं होती है, ना कोई बुलडोजर चलता है, ना कोई नौकरी से निकाला जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस किताब में गोलवलकर ने ये सब लिखा है। गोलवलकर ने लिखा है कि गैर हिंदू ये सभी के सभी सेकंड ग्रेड सिटीजन्स है। एक तो इन्होंने हिंदुओं की परंपराओं का पालन करना चाहिए और अपने आप को हिंदू भी कहना चाहिए, अन्यथा वो इस देश के मताधिकार के भी अधिकारी नहीं रहेंगे जी। और उन्हें सिटीजनशिप 2ym दर्जे की मिलेगी, जो हिटलर ने जर्मनी में हूबहू यहूदियों के साथ में किया था। ये माधव सदाशिव गोलवलकर ने इन किताबों में, एक बंच ऑफ थॉट है और दूसरी ये है, इनमें उसने ये सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और वो खाली इंस्ट्रक्शन दे के रुका नहीं है, तो जो शाखाएं चलती है इनकी, सायम और प्रात, प्रौढ़ हो या बालक वाली शाखा हो या महिला वाली राष्ट्रीय समिति हो, उनमें प्रीतम जी आपको आश्चर्य लगेगा, मैं जिंदगी की मेरी शुरुआत आरएसएस की शाखा से, मैं शिनखेड़ा नाम के गांव में 8वीं की आगे की पढ़ाई का मेरे गांव में प्रावधान नहीं था, 7वीं तक पढ़ा और मैं वहां गया। और वहां मेरे एक शिक्षक ने मेरे को शाखा में आते जाओ करके बोला। तब हम 10-12 साल की भी नहीं थे, 8वीं में, तो हम भी चले गए। तो उसमें मैंने देखा कि शाखा में गोल करके ऐसा बैठाते हैं मैदान में, और हिंदुओं का हिंदुस्तान ऐसा एक सांस में बोलने का
उनका एक खेल होता है। और इस ढंग से बोल बोलकर आपको आपका फेफड़ा भी ताकत बढ़ानी है। और हिंदुओं का हिंदुस्तान, ये बात आप 10 बार, 50 बार, 100 बार रटोगे तो आपके दिमाग में क्या केमिकल लोचा बनेगा, आप ही बताइए। और इतने से बात नहीं होती थी। बंटवारा, ये मैं 1965-66 की बात बोल रहा। बंटवारा होकर हार्डली 20-25 साल भी नहीं हो रहे थे। तो बंटवारे के जो हादसे थे वो मसाला लगा कर बढ़ कर महिलाओं के स्तनों से कुएं भर गए थे, उनके गुप्तांगों में संगीन डाली जाती थी हमारे हिंदू बहनों के ऊपर। देखो क्या किया इन्होंने। और ये सुन के मैं उस शाखा से मेरे घर वापस आने के पहले मुस्लिम मोहल्ले में जाके मैं गाली गलौज करके आता था। लेकिन मैं उस गांव का पटेल का लड़का था। गांव के थोड़े सधन परिवारों में हमारा शुमार होता है। वो मुसलमान हमारी खेती में काम करने के लिए आना, हमारे लिए कुछ और भी सेवा का काम करना, इस ढंग के एक तरह से सर्विस जिसको बोलते हैं, वो सर्विस करते थे हमारे लिए। इसलिए उनको मालूम है ये किनका बेटा है। छोटा सा गांव था, तो इस कारण उन्होंने ना मेरे को हाथ लगाया, ना मेरे को कभी कोई डांट डपटा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत बहादुर लड़का हूं, देखो मैं मुसलमानों को क्या बोल के आता हूँ। ये मैं अपनी खुद की कन्फेस कर रहा हूँ, खुद की कहानी बता रहा हूँ कि एक बच्चा 10, 12, 15 साल की उम्र में जब ये सुनेगा तो उस बच्चे के ऊपर और क्या असर हो सकता है। ये त्यागी, ये कोई पेशाब करने वाला शुक्ला या कोई किसी को टट्टी की खाओ करके बोलने वाले लोग, ये सब इस प्रचार प्रसार के प्रोडक्ट्स हैं जी। ये एक दिन में नहीं हुए हैं। मुझे वो त्यागी महिला के प्रति बिल्कुल खुद को व्यक्तिगत गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे वो बंदूक लेकर गोली चलाने वाला जवान की भी गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये प्रशिक्षण 100 सालों से इस देश में 1925 से विधिवत शुरू किया गया। और ये जहर आज 1 लाख से ऊपर शाखाएं हैं प्रीतम जी इस देश में। आज कम से कम इनके 10 से 15 लाख से ऊपर शिशु मंदिर और एकलव्य विद्यालय है। नागालैंड से लेके मेघालय तक का आज जो भी कुछ आप सीन देख रहे हैं, मणिपुर से लेके, ये सब इन चीजों का लब्बो लिहाज है। तो ये जो इन्होंने वनवासी सेवा आश्रम के नाम पे, ये जो इन्होंने समरसता मंच के नाम पे, ये जो इन्होंने दुनिया भर के ऑक्टोपस के जैसे 100-200 संगठन अलग अलग हर इसमें बना के, ये जो इन्होंने पूरा जहर गोलवल करने कहा हुआ, ये जो फैलाया, नरेंद्र मोदी भी उसी का प्रोडक्ट है, अमित शाह भी उसी का प्रोडक्ट है। और जो भी कोई त्यागी हो या कोई जवान हो करने वाले, ये सब इस प्रशिक्षण के प्रोडक्ट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 300 फीट से ऊपर का स्टैचू बनाया इन्होंने, और सरदार सरदार करते रहते हैं। उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फरवरी महीने में गांधी जी की हत्या 30 जनवरी को हुई। फरवरी की 1 और 2 तारीख को आरएसएस को बैन लगाया। और बैन लगाने के बारे में गोलवलकर ने जब सरदार को पूछा तो सरदार ने लिखित रूप में जवाब दिया है कि आपका संगठन राष्ट्रद्रोही है, आपके संगठन ने संविधान को नकारा है, आपके संगठन ने तिरंगा झंडे को नकारा है, आपका संगठन वर्तमान सरकार को उखाड़ के फेंकने की बातें करता है। आज जो नक्सलाइटों के नाम पे ये देशभक्ति की बात कर रहे हैं, ये आरएसएस का 1948 का चरित्र खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पत्राचार में आपको मिल जाएगा, उनके वॉल्यूम्स है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके लिए ये महिमा मंडन कर रहे हैं, लेकिन उस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुरु जी को साफ साफ बोला है कि आप इसी ढंग की कर्तव्य करने वाले लोग हो और आपका खुद का संविधान नहीं है। आप पहले अपना खुद का संविधान बनाओ, इस देश के संविधान को मानने की कसम खाओ, लिखित में अंडरटेकिंग लिख के दो मेरे को, तब मैं सोचूंगा। ये 1948 और आज कितने साल हो रहे? 52 और 23, 75 साल के ऊपर की बात बोल रहा हूं मैं प्रीतम जी। संघ के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखित रूप में गोलवलकर को ये सब बातें बोली है। गोलवलकर ने स्ट्रैटेजी के तौर पे
अंडरटेकिंग लिख के दिया कि हाँ हम भारतीय संविधान को मानते हैं। इसी संविधान को गोलवल करने ऑर्गेनाइजर के बाबा साहब ने 1950 के नवंबर महीने के 26 तारीख को जब ऐलान किया संविधान सभा में कि ये मैं मेरे देश की जनता को अर्पण करता हूं, उसके दूसरे दिन ऑर्गेनाइजर का बाकायदा एडिटोरियल है। स्पार्टा और ग्रीस से भी पुराना मनु, ऋषि मनु ने लिखा हुआ हजारों साल पुराना नायाब संविधान रहते हुए देश विदेश के संविधानों की नकल करके ये जो गुदड़ी, जो हम गरीब लोग पुराने कपड़े साड़ी धोती से अपनी माँ बहनें सिल सिल के जो ठंड के दिनों में हम ओढ़ते हैं, मराठी में हम गोदड़ी बोलते, हिंदी में गुदड़ी बोलते, अंग्रेजी में कांथाई वर्ग बोलते। गोलवलकर ने भारत के संविधान को, जो कम से कम 3 साल के आसपास की मेहनत का फल था, देश भर के कितने सारे विद्वानों ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बनाने में, कितनी बहसें हुई है रात रात आधी आधी रातों तक, और अंबेडकर ने तो अपनी खुद की तबीयत खराब कर ली। संविधान बनाने का अगर बाबा साहब को स्ट्रेस नहीं रहता तो शायद बाबा साहब और 10-20 साल जिए होते। हाइपर डायबिटीज, और उस चक्कर में बाबा साहब ने अकेले ने ये बोझ एक तरह से ढोया, क्योंकि संविधान सभा में कुछ लोग आते थे, नहीं भी आते थे, उसका मैं अलग कभी वर्णन करूंगा। लेकिन ये पूरा के पूरा संविधान का आर्किटेक्ट ऐसे ही नहीं बोला जाता है, वो सचमुच बाबा साहब ने बनाया हुआ। और ये आदमी भीम स्मृति, मनुस्मृति के रहते हुए इसकी आवश्यकता क्या है? ये देश विदेश के संविधानों की नकल की हुई है और इसलिए हम इसको नहीं मानते। और क्या है मनुस्मृति? स्त्री शूद्र ये सब अंगूठे से निकले हुए लोग हैं, इसलिए इनको इनकी जगह अंगूठे के पास ही है। उनको उतना ही नीच, उतना ही अस्पृश्य, उतना ही दलित माना गया है जितना कि कोई निचली जाति का भी जो होता है। ये जो पूरी जो हमारी बाबा साहब की भाषा में 4 मंजिल की जो इमारत है, सुंदर एकदम भव्य, लेकिन उसमें सीढ़ी नहीं है, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, बीच का बीच में। इस ढंग की व्यवस्था के खिलाफ भारतीय संविधान ये पहला दस्तावेज है भारत का नायाब, कि जो हर एक आदमी को, वो कोई छोटा मजदूर हो, कोई मेहतर हो, या कोई राजा, या कोई टाटा बिरला हो, सबको एक लेवल पे लाके रख दिया है। इसलिए संघ के गले में भारतीय संविधान उतर नहीं रहा था। बिल्कुल बाबा साहब के ऊपर भगवान गौतम बुद्ध का प्रभाव रहने के कारण समता का, इक्वेलिटी का, ये सब चीजों का जो उन्होंने समावेश किया है भारतीय संविधान में, सबको समान अधिकार, यहां तक अमेरिका में तक स्त्रियों को मताधिकार अधिकार नहीं था, जो बाबा साहब ने एक झटके में यहाँ स्त्री शूद्रों को भी मताधिकार दिया हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं रोकूंगा। यही बात गोलवलकर या आरएसएस के गले नहीं उतर रही, क्योंकि ये बहुत ही कम्युनल, कास्टिस्ट और फासिस्ट लोग हैं। इनको मनुस्मृति वाली बात इसलिए कबूल है क्योंकि मनुस्मृति में जो जहाँ है वही रहेगा, और अन्य लोगों को उनका अपना काम, क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में, जिसको बाबा साहब ने पहली बार और फुले ने तोड़ने का काम किया, कि पुनर्जन्म पहले जमाने में मैं शायद कुछ था, इस कारण आज ये मुझे भोगना पड़ रहा है, क्योंकि मैं इसके लिए विटनेस हूँ। मेरे घर पर जब मेरे एक क्लासमेट का पिता महार, जिसको हमारे यहाँ पर कोतवाल बोलते, वो दवंडी मुनादी देता था और शाम को भाकर वाड़वा माय करके घर घर घूमता था। मैं सोचा मेरे दोस्त क्लासमेट का पिताजी है, चाचा जैसे है, तो मैंने बोला काका ऊपर आके बैठो ना, छोटे पाटील माया धर्म भ्रष्ट होऊन जाईल, पाप लागेल मला, मी नरकात जाईल, मी इथेच बरा है, और हमारी
सीढ़ी पाए घर चढ़ने की, जिस पर लोग जूते चप्पल से चढ़ते हैं, उस पर वो बेचारा बैठ के और एकदम सिमट के, तब मेरे दिमाग में प्रकाश पड़ा कि ये कितना भयावह है कि धर्म ग्रंथों के स्ट्रिक्चर से इसके माथे में ये डाला गया है हजारों सालों से, और वो बराबरी में आके बैठने को खुद को नरक में जाऊंगा, बिल्कुल खुद को पाप लगेगा। प्रीतम जी, ये गुलामी की मनस्थिति साधारण नहीं होती है, इसके लिए हजारों साल लग जाते तोड़ने के लिए जी। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसके बाद में इस कड़ी को आगे चलाया, तब कहीं आज थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, इसलिए कि आज भी पेशाब पिलाने से लेके टट्टी खिलाने से लेके दुनिया भर के हाथरस से लेके उलगड़ी की घटनाएं ताजी, में उसकी फेरिस्त नहीं देना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज बहुत समता हो गई है, सब तरफ लोग बराबरी से व्यवहार कर रहे, बिल्कुल भी नहीं है। कहां प्रकट रूप से है, कहां अप्रकट रूप से है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदुस्तान में पहली बार इस ढंग का प्रावधान संविधान में करके रखा है, और इसलिए 115 जो क्लॉज डाला हुआ है दलित एट्रोसिटी को लेके, उसके डर के मारे कुछ लोग बोलने में या व्यवहार करने में डरते हैं। अन्यथा कदम कदम पे किस ढंग से गालियां इस देश में इजाद हो चुकी थी, मैं उनका उच्चारण नहीं करना चाहता ऑन कैमरा, कितनी मतलब अपमानास्पद। तो इस ढंग की बातों को समर्थन देने वाले और 100 साल के इतिहास में आरएसएस का दलित आदिवासी महिलाओं के सवालों को लेकर एक कोई कोशिश अगर ये बता दे छाती पे हाथ रख के, तो मैं अपना आरएसएस के खिलाफ बोलना लिखना बंद कर देता हूं। बिल्कुल, आपने कहा कि एक कोई कोशिश ये बता दे, मैं आपको ले जाऊंगा कि जिस तरह से हम सर्वोच्च पद पर जो बैठे हैं नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर पद पे है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो संवैधानिक सर्वोच्च पद पर है, वो मन की बात करते हैं। इस वर्ष उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया, वो सारी बातें करते हैं, लेकिन जिस तरह से मणिपुर की घटना है उस पर वो बोलते नहीं, जिस तरह से मध्य प्रदेश की घटना है उस पर नहीं बोलते। इसका क्या कारण है कि इतना बड़ा मणिपुर में होने के बावजूद वो कुछ नहीं बोल रहे? उनको अंदर ही अंदर गुदगुदी हो रही है जी। वो गुजरात मॉडल बनाना चाहते हैं, जिस गुजरात मॉडल का उन्होंने महिमा मंडन किया था, जिसके वो शिल्पकार है। नरेंद्र मोदी वॉज अ मेन आर्किटेक्ट ऑफ गुजरात मॉडल, और ये मैं नहीं, ये 50 लोग बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ये सब चीजों के बारे में किस ढंग के मेन कल्प्रिट है। ये नरेंद्र मोदी जी ने, ये आरबी श्री कुमार है जो डीजी रह चुके हैं गुजरात के, राणा आयुब है जो अभी इंटरनेशनल स्तर की पत्रकार है, और ये लेफ्टिनेंट जनरल जहीरुद्दीन खान साहब है जो गुजरात दंगे के बाद भारत के जनरल की तरफ से गुजरात दंगे को रोकने के लिए भेजे गए थे, और इन्होंने अपने हाथ से, अपने आंखों से, अपने कानों से गुजरात का पूरा नज़ारा गांधीनगर तक, मुख्यमंत्री आवास तक का इसमें बयान किया हुआ है। तो ये जो गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी, अमित शाह या उनकी जो भी गैंग है, गैंग बोलता हूं मैं, मंत्रिमंडल नहीं, इनका पूरा की पूरा जो चल रहा है कोशिश, जिसमें कोई अपवाद नहीं है, देवेंद्र फडणवीस से लेके गडकरी से लेके जो भी कोई हो, स्मृति ईरानी हो या राजनाथ सिंह हो या कोई इसमें अपवाद नहीं है। 300 से ऊपर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेके बैठे हुए, इनमें भी मैं कहूंगा कि ये सब के सब इस गैंग में अलीबाबा चालीस चोर वाली बात है। मणिपुर मई महीने से, मई जून जुलाई अगस्त 100 से ऊपर दिन हो गए हैं प्रीतम जी। मणिपुर जिस ढंग से जल रहा है, मणिपुर के लोग वापस जा नहीं रहे हैं कुकी, किस ढंग से मणिपुर में कत्लेआम हुआ है, किस ढंग से नंगी औरतों के जुलूस निकाले गए हैं, और प्रधानमंत्री को लोकसभा में मुंह खोलने के लिए तकलीफ होती है, जिसके लिए विरोधी दलों को अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ता है। और अमित शाह बेशरम लोकसभा में मणिपुर के बोलने की जगह पे 1948 से लेके उनके सत्ता के पहले तक के दूसरे दलों के समय के दंगों की तारीखें बता रहा था, गुजरात छोड़कर।
गुजरात छोड़कर जबलपुर, भागलपुर, ये वो दुनिया भर की तारीखें गिना रहा था। ये इस ढंग के बेशरम लोग हैं। जब मणिपुर की बात आती तो वो राजस्थान, जब मणिपुर की बात आती तो वो छत्तीसगढ़, इस ढंग से वो डाइवर्ट करके चर्चा को, उनके चैनल वाले डिबेट को देख लीजिए जी। उसमें उनके प्रवक्ता मणिपुर क्या कर रहे, राजस्थान में क्या हो रहा। अरे भैया, अगर तेरे को अभी मणिपुर के लिए आज, अगर इस डिबेट में आज आप मेरे को पर्टिकुलर विषय लेकर अगर आए तो मैं वो छोड़कर दूसरी बातों पे जाने, तो आपका तो मेरे घर आने का, मेरे इंटरव्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। अक्सर मैंने ये सब मेन स्ट्रीम टीवी के डिबेट के उनके और वो एंकर उनको कभी रोकते हुए मैंने नहीं देखा है। आज की तारीख में 9 साल से मैंने ऐसे अजीबोगरीब इंटरनेशनल लेवल के ये चैनल्स है, देश विदेश में भी ये देखे जाते हैं, इनकी रेंज बहुत बड़ी है और किस ढंग से वो पूरा चल रहा है 9 सालों से। तो ये जो पूरा एक तरफा मामला किया गया है और इसके लिए नरेंद्र मोदी इज अ मेन कल्प्रिट। नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल डेवलप करके ही प्रधानमंत्री पद हासिल किया है। नरेंद्र मोदी की और कोई करतूत नहीं है, न आजादी के आंदोलन की है, न कोई किसान आंदोलन की है, न कोई बहुत बड़े किसी विद्यार्थी आंदोलन की है। उसकी सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने गुजरात दंगे को आयाम देकर अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित करने का काम किया। और ये आदमी उम्र के 17 साल से संघ की शाखा का खुद ही कहता है कि उम्र के 17 साल से मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर मैंने झोला उठाया और इस संगठन को उसने ज्वाइन किया है। उम्र के 17 साल का नरेंद्र दामोदर दास मोदी अगर इस शाखा में जाएगा और उम्र के 40-50 साल में जब मुख्यमंत्री बनेगा, बाद में प्रधानमंत्री बनेगा, तो वो किस मानसिकता का रहेगा, ये उससे उम्मीद करना बेकार है। बिल्कुल, मैं ये इस बात पर भी ध्यान देना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा कि चंद्रयान की बात हुई, चंद्र तक हम लोग गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद फिर उसको धार्मिक रंग देने का काम हुआ। पहुंचने के पहले बिल्कुल, और तिरुपति बालाजी को जाके उसकी प्रतिकृति दी गई है। जिस तरह दक्षिण पोल पर चंद्र पर यान उतरा और उस क्षेत्र को शिव शक्ति का नाम दिया गया, धर्म से जोड़ने का नाम दिया गया। हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर जानते हैं। ये नहीं मानते हैं। ये लोगों ने भारत के संविधान को नकारने की बात मैंने बताई ना आपको कि माधव सदाशिव गोलवलकर ने ऑलरेडी बाबा साहब ने संविधान की घोषणा करने के दूसरे दिन हमारे संविधान के नकारने के ऑर्गेनाइजर के उनके बाकायदा लेख है, लिखित रूप से लेख है, और उन्होंने भारतीय संविधान में कि ये जो सिद्धांत आप बता रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता, समता, ये सब चीजों को नकारा है। और इसी कारण उनको आप कितना भी क्रिटिसाइज कीजिए किसी टीवी चैनल में और किसमें भी, क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र का बुखार चढ़ा हुआ है। वो कंडीशनिंग हो चुके हैं हिटलर के जैसे। उनके दिमाग में ये जो चीजें आ बैठी है, भले वो 140 करोड़ मुल्क टीम इंडिया वगैरह बोलने के लिए बोलते होंगे लाल किले से, लेकिन वास्तविक रूप से उनका माइंडसेट जो बना हुआ है, जिसको अंग्रेजी में कंडीशनिंग बोलते, वो हो चुका है। आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और इस कारण वो लाख विदेश में चिकनी चुपड़ी बातें करे, विशालता की बातें करे, लेकिन असल में उनका जो माइंड है वो कंडीशनिंग हो चुका है शाखा में जा जाकर, बौद्धिकों से, खेल से, गानों से। आप उनका पूरा अध्ययन कीजिए। देशराज गोयल 40 साल कभी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं और ये उन्हीं की किताब है। देशराज गोयल ने आरएसएस की पूरी तकनीक, उनके ड्रेस कोड से लेके, उनके बैंड पतक से लेके, उनकी प्रार्थना से लेके, उनके कमांड से लेके तिष्ठत वगैरह, ये सब बातों का उसने तफसील से विवरण दिया हुआ है। और इनकी कितनी कितनी संस्थाएं, संगठनाएं, बच्चों से लेके, किसानों से लेके, मजदूरों से लेके, महिलाओं से लेके, आदिवासी से लेके, हर साहित्यिकों से लेके, पत्रकारों से लेके, हर इसमें उन्होंने अपने इस ढंग से, जिसको ऑक्टोपस बोलते हैं, ऐसे डाले हुए हैं। और ये आज जो मेन स्ट्रीम चैनल में आपको जो दिख रहे हैं, ये बच्चे बच्चियाँ, ये सब उस माइंडसेट के प्रोडक्ट्स हैं।
बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के खुद सलाहकार है, जो संवैधानिक पद पर तो है, मगर वो ये सजेशन देते हैं कि हमारा जो संविधान है वो पुराना हो चुका है, अब उसको बदलने की आवश्यकता है। तो ऐसे जो अधिकारी है जिन पे राष्ट्रद्रोह की ट्रेस नहीं चल सकती और इनके घर में बुलडोजर नहीं जा सकता, ऐसा क्यों होता है? सैया भये कोतवाल हम्म। तो डर काहे का एक कहावत है। जी। तो जहां नरेंद्र मोदी खुद जो प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पे है, मैं राष्ट्रपति सर्वोच्च पद इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि राष्ट्रपति पद की गारिमा 2014 से ही इन्होंने खत्म कर। रामनाथ कोविंद दलित बोल के बैठाए थे, लेकिन रामनाथ कोविंद के आंखों के सामने उत्तर प्रदेश में कैसी झड़ी लग गई थी, सहारनपुर से शुरू होकर उलगड़ी तक का। और अभी वर्तमान में एक आदिवासी राष्ट्रपति बनाकर मणिपुर, जो मणिपुर 50% के आसपास का आदिवासी बहुल इलाका है, रामनाथ कोविंद के दलित रहते हुए दलितों के अत्याचारों के चंद्रशेखर उसी की पैदाइश है। चंद्रशेखर आजाद जो आज आपको नाम सुनने को मिल रहा, ये सहारनपुर दंगे की पैदाइश है। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू जी, पर्सनली मुझे उनके प्रति बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि एक आदिवासी, एक शिक्षिका रही हुई महिला, उसको इस ढंग का मौका मिला, मुझे खुशी है। लेकिन जानबूझकर रामनाथ कोविंद को भी राष्ट्रपति बना के उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, और द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाकर आदिवासियों के बाबा साहब आम्बेडकर ने 5वीं और 6वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची मणिपुर, नागालैंड, मेघालय जैसे, और शेड्यूल हमारा गढ़चिरौली से लेके मेलघाट से लेके डांग वगैरह तक का, ये दोनों अनुसूचियों को खत्म करने की द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाकर उनकी सिग्नेचर से, आपको वो दिन भी पता चलेगा कि डॉक्टर खैरनार कभी 28 अगस्त को अपने को ये बता रहे थे, मैं द्रौपदी मुर्मू जी का जब कैंडिडेचर बना उस दिन से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ प्रीतम जी, कि आदिवासियों के अधिकार इनको आंखों में चुभ रहे हैं। नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर को मैंने, वो पर्यावरण मंत्री था जावड़ेकर, गडकरी तो रोडकरी ही है वो, ये दोनों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि ये जो 5वीं और 6वीं अनुसूची है, ये विकास के मार्ग में बहुत बड़े रोड़े हैं और ये असंवैधानिक है। वो इसलिए बोल रहे हैं असंवैधानिक प्रीतम जी, बाबा साहब ने दुख के साथ में प्रस्तावना में लिखा है कि मुझे मेरे आदिवासी भाई बहन माफ करेंगे, आदिवासियों के लिए तफसील से मैं पूरे डिटेल कानून अगर लिखने गया होता तो आदिवासियों को मैं पूरे उनके अधिकारों का तफसील से एनालाइज नहीं कर सका। मुझे दुख के साथ में 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाकर उनको सुरक्षा का प्रावधान करना दे पड़ रहा है। तो बाबा साहब ने खुद कन्फेस किया है कि मैं आदिवासियों के लिए पक्का बंदोबस्त करने वाला, तफसील वाला, अगर एक तो संविधान भी डबल साइज का हुआ होता और 1 साल मेरे को और चाहिए था, और यह जल्दी पड़ी हुई थी संविधान की घोषणा करने की। तो इस कारण उन्होंने खुद दुख जाहिर किया है संविधान की ही शुरुआत में कि मैं आदिवासियों के लिए तफसील से पक्का बंदोबस्त वाला बात नहीं कर सका, इसलिए 5वीं और 6वीं अनुसूची बनाकर आदिवासियों के इलाकों में आदिवासियों की इजाज़त के बगैर, वहाँ की ग्राम सभा की इजाज़त के बगैर आप पेड़ भी नहीं रख सकते, आप टीवी का टावर भी नहीं लगा सकते, आप बिजली का खंभा भी नहीं गाड़ सकते। ये इतना पक्का कानून था इसलिए बोल रहा, आज की तारीख में नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद में ये सब चीज़ों की धज्जियां उड़ा रहा है। छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में अदानी जैसे मुस्तंडे को जिस ढंग से पूरा खुली छूट देने का उसका आबूझमाड़ से लेके वहाँ जो कोशिशें चल रही और आदिवासियों की ज़मीनों को दखल करते हुए चला जा रहा है, ये उड़ीसा, मणिपुर, ये सब वही है चक्कर। मणिपुर मामला सिर्फ रिजर्वेशन का, कुकी और मैती ऐसा नहीं है। मणिपुर में विश्व के जितने भी नायाब मिनरल्स है उसकी
संभावनाएं बहुत सारी है और उसके लिए उनको वो जगह खाली कर लेनी है। नक्सलाइट 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 रेड जोन वाला जो पूरा तमाशा है ये एक पॉलिटिकल पॉली है, क्योंकि मैं भारत के सभी नक्सलाइट एरियाओं में नक्सलबाड़ी से लेके गढ़चिरौली तक का खाक छान के बैठा हूं मैं, फैक्ट फाइंडिंग करके बैठा हूं मैं। नक्सलिज्म नाम की कोई बहुत ज्यादा ऐसी गंभीर चीज कुछ छुटपुट बातें है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जितना हवा खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि खाली कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट से बोल रहे हैं, लेकिन पूरे आदिवासी क्षेत्रों में आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उसको अलग अलग नाम दिए गए, जैसे यहाँ नाम दिया है M50 महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में। ऐसे पैरामिलिट्री के इस देश में 1/4 से भी ज्यादा इलाका आज आर्मी के रूल के भीतर में चल रहा है। अब ये तो पहले के कानून के ही अंदर चल रहा था कांग्रेस के समय, लेकिन अब इनको वो कानून भी बदलने हैं। और मणिपुर ये उसकी प्रयोगशाला है। मणिपुर से शुरू करके, और मणिपुर के लिए इन्होंने 40-50 साल पहले से कोशिश की है। मैं कलकत्ता में रहता था 80s में, मेरे आंखों के सामने विवेकानंद केंद्र नाम का एक इन्होंने दुकान शुरू की, जैसे अलग अलग है इनके हर जगह के लिए। तो वैसे विवेकानंद केंद्र एकनाथ रानडे नाम के इन्हीं के संघ के गुरुजी के ही कॉन्टेम्पररी लोगों में से एक, मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे घर भी आए हैं, यही के है गुमला या क्या वो स्टेशन है मूर्तिजापुर के पहले, बंडेरा के बाद में, वहां के है वो। मुझे खुद ही बोले, अरे मी पण अमरावतीचाच आहे। तो इस ढंग से एकनाथ रानडे को विवेकानंद केंद्र का नाम दिया। विवेकानंद केंद्र यानी कन्याकुमारी में जहाँ विवेकानंद को साक्षात्कार हो वो जगह, लेकिन विवेकानंद केंद्र के नाम पे गिन गिन कर महाराष्ट्र ब्राह्मण लड़के लड़कियों को मैंने देखा है, गोरे, देशपांडे, जोशी, कुलकर्णी, देवधर वगैरह। और ये लोग कलकत्ता ट्रांजिट कैंप था उनका, विधान सरनी में उनका आज भी ऑफिस है, मैं भी गया हूँ वहां पर। और वहां से ये लोग नॉर्थ ईस्ट में घुसते थे। 80 के दौरान की बात बोल रहा हूं मैं, आज हम 2023 में बात कर रहे हैं, और भी उसकी 2-4 साल पहले भी शुरू किया होगा। एक तरह से ऐसा समझिए कि 70-75 से शुरू किया होगा। 40-50 सालों में नॉर्थ ईस्ट में इन्होंने इस नाम से घुस कर, और मैं NAPM के स्थापना के लिए नॉर्थ ईस्ट के दौरे में जब गया 90s में, तो मेरा महाराष्ट्रियन नाम देखकर RSS के उधर के जो प्रमुख थे, उन्होंने आव नहीं देखा ताव नहीं देखा, अपनी पूरी प्रॉपर्टी, कितने स्कूल, कितने एकलव्य, कितने संस्कार भारती, कितने किशोर भारती, क्या क्या, ये सब नाम के आंकड़ों के साथ में उन्होंने मुझे पूरा विवरण दिया है गुवाहाटी के एक स्कूल में बैठकर। और नागा लोगों को हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, नागा बच्चों को हम कैसे संस्कृत पढ़ा रहे हैं, उनको कैसे वेद और मंत्र और दुनिया भर की बातों का हम ये कर दे रहे, अभिमान से बता रहे थे। तो ये जो घुसपैठ है उनकी उस पूरे प्रदेशों में, ये क्रिश्चियनों के ऊपर आरोप कर रहे हैं। मैं ऑल इंडिया सेकुलर मंच का कन्वीनर हूं। मैं होश आया तब से अपने आप को सेकुलर मानता हूं। मुझे किसी भी रिलीजन से उस ढंग से कोई न प्यार है न द्वेष है। इसलिए कौन सा रिलीजन फैल रहा और कौन सा कम हो रहा, इसकी मुझे उस ढंग की मैं, लेकिन आदिवासियों को क्रिश्चियन करना या आदिवासियों को हिंदू करना मैं उतना ही संगीत मानता हूं जितना ये लोग दुनिया भर की बातें, क्योंकि आदिवासी है वह, आदिवासी, उस आदिवासी को अगर क्रिश्चियनों ने क्रिश्चियन किया है तो गलत है। मैंने बाकायदा वहां भी बोला है, फादर लोगों को चर्चेस में बोला है, माइक पर से बोला है, लेकिन आज उसको हिंदू करना, घर वापसी करना, ये भी उतना ही गलत है। इनका पूरा जो 40-50 साल का जो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ये उन आदिवासियों को, और इसलिए ये जो मणिपुर वाला खाली दो लोगों को, दो कम्युनिटी के आपस की बात नहीं है, ये पूरी इस ढंग की डीप मामला है जो इन्होंने वी टू द नेशन डिफाइंड, इसमें ये सब चीजों का इन्होंने रेखांकन किया हुआ है। बिल्कुल, मैं आखिरी चर्चा के आखिरी मोड़ पर आ रहा हूं कि ये सारे देश में हम देखते हैं एक तरफ संविधान का बदलने की बात हो रही है, संविधान
को कुचलने की बात हो रही है, मानवता को कुचलने की बात हो रही है। एक तरफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, एक तरफ अल्पसंख्यकों को जिसको बोलते हैं उसकी सुरक्षा खत्म की जा रही है, उनको दुय्यम नागरिक बनाने की बात हो रही है, और 2024 का चुनाव हमारे सामने है। आपको क्या लगता है कि देश का मूड क्या होगा, और देश की जो सुधने जनता है, लेमेंस है, देश को चाहते हैं कि देश बना रहे, संविधान बना रहे, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं अभी तो 2-3 महीने से मैडम की तबीयत के कारण घर में हूँ। उसके पहले जब मैं उत्तर भारत गया था, भोपाल, इंदौर, कानपुर, बनारस, ग्वालियर, आदित्यनाथ का जो गोरखपुर, कुशीनगर, लोग तंग आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी लाख उनको 5 किलो अनाज का बिक सड़ा हुआ, वो भी गोदाम से चूहे ने खाया हुआ और पानी से भिगा हुआ, और कई थोड़ा सा 1500 रुपये का कुछ टुकड़ा दे देने। नरेंद्र मोदी इस मुगालते में न रहे। मैं आवाज इंडिया के द्वारा आगाह कर रहा हूं उसको कि ये कर देने से उसको लोग भर भर के वोट देंगे। जैसे इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ लाख बोला होगा, लेकिन लोगों ने उनको 1977 में सबक सिखाया है, और आईबी सीबीआई की रिपोर्ट्स भी वहां पर उल्टे मुंह गिर पड़े हैं, या उन्होंने उनको ठगा है। आज की तारीख में जो मूड मैं देख रहा हूँ, रिक्शा पुलर से लेके एक साधारण मेरे घर में काम के लिए आने वाली बाई से लेके वहाँ के टैक्सी ड्राइवरों से लेके होटल में मेरे को चाय ला देने वाला या कमरा साफ करने वाले लोगों से लेके मैं सबसे बात करता हूँ, होटल के मैनेजर से लेके स्वीपर तक मैं, क्योंकि ये मेरा रैंडम सर्वे है प्रीतम जी। विश्व के किसी भी जगह पे मैं जाता हूँ तो मैं सिर्फ वहाँ के प्रधानमंत्री या वहाँ के मुखियों से नहीं, मैं लेमैन लोगों से भी बात करता हूँ, उसी से आपको पता चलता है। मेरा अपना आकलन है, इस देश की जनता 9 साल के रेजिम से बेतहाशा तंग आ चुकी है। उनको न किसी मंदिर से लेना देना है, न किसी मस्जिद से। वो 1200 रुपये का सिलेंडर, वो 100 रुपये के ऊपर का पेट्रोल, और उसके कारण घर पे आने वाली सब्जी 100 50 रुपये किलो की लेना, ये उसके रीच के बाहर हो गई है। आप 2-4-5 किलो का सड़ा हुआ गेहूं और चावल के उसको फेंक दे रहे हो, लेकिन उसके ऊपर से उसकी सब समस्याओं का हल नहीं होता है। और ये बातें कोरोना के काल में प्रवासी मजदूरों के बहाने इस देश में एक्सपोज हो चुकी है। कितनी बड़ी आबादी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है, ये भारत की आज़ादी का टोटल जो आज तक का जो आकलन है, जीडीपी की कितनी भी बात करते रहे, विश्व गुरु की कितनी भी बात करते, चंद्रयान भेजे या और कई गुरु शुक्र पे भी भेजे, उससे इस देश की जमीन की समस्या हल होने का कोई संबंध नहीं है। इस देश का गंदा पानी पीने से, इस देश के दुनिया भर के गंदे गंदे हवा और पानी से लोग जो मरे जा रहे हैं, ये जो अभी अकाल सदृश परिस्थिति बन गई है, 15-20 दिन से आज पानी नहीं है। सोयाबीन से लेकर दुनिया भर के फसलों का शायद ही कुछ हाथ में आने की संभावना है। नदियां और तालाबों में पानी उस मात्रा में नहीं है जो आने वाले दिनों में बहुत लोगों को किल्लत पड़ने वाली है। और जिस ढंग से हिमालय पर्वत के साथ में छिड़खानी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, दुनिया भर के तीर्थ स्थान के नाम पर, आज उस हिमाचल प्रदेश में इस बारिश में कितनी भयावह घटनाएं हुई है। लाहौल स्पीति से मुझे फोन आया है, किस ढंग से लाहौल स्पीति भारत का आखिरी कोना हो गया है। उसके बाद चीन ही पड़ता है। मुझे निमंत्रण है आने का, जाऊंगा तो चलिए आप भी लगे। तो उत्तराखंड किस ढंग से लैंडस्लाइडिंग हो रहे हैं। तथाकथित चौड़े रोड किस बात के लिए बनाने भाई आपको? दुनिया का सबसे तरुण पहाड़ हिमालय को बोला जाता है। लाख कैलाश पर्वत, लाख शंकर महादेव क्या क्या बोलते रहे, लेकिन साइंटिफिक व्यू पॉइंट से हिमालय ये कच्चा पहाड़ है, भुसभुसित है, उसमें मट्टी भरी हुई है पूरी, और वो थोड़ा भी कंपन हो जाने से, थोड़ा भी मूवमेंट होने से वो ढह जाता है। और इस ढंग से गांव के गांव लुप्त हो जा रहे। जोशीमठ नाम का गांव पूरा धोखे में आ गया, आधे से ज्यादा घर वहां के क्रॉस मार के रखे हुए हैं। तो क्या इन चीजों से हम सबक नहीं लेंगे? ये सब चीजों से ध्यान भटकाने के लिए चांद वाली और दुनिया भर की बातें करते हैं। क्या होगा?
चांद पे भी चले गए, गुरु पे भी चले गए, मंगल पे भी चले गए और भी कुछ कर लिए, लेकिन इस देश की आधी से ऊपर आबादी खाने के लाले पड़ रही है। इस देश को सबसे युवा देश बोला जाता है, प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य है, लेकिन उन युवाओं को हाथों को काम नहीं है। 2014 से किसी भी महकमे में, डिपार्टमेंट में भर्तियां बंद चल रही है। यहाँ तक कि आर्मी की भर्तियां बंद कर दी और अग्निवीर नाम दे दिया। यानी जो मैक्सिमम तरुणों को अकोमोडेट कर सकता था, रेल, आर्मी, ऐसे ऐसे उद्योगों को इन्होंने ये जो पूरा भर्ती बंद करके रख दिया है। ये जो पूरी परिस्थिति जो जिसको अकोमुलेट बोलते हैं, एक एकत्रित हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का आंदोलन थमा नहीं है, किसानों की समस्या हल नहीं हुई है। उनके जो भी मांगे थी उन मांगों को भले उन्होंने टेक्निकली बोल दिया होगा कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं हुआ है। तो ये सब चीजों का, और मजदूरों के सब कानून बदल डाले। बाबा साहब मजदूर मंत्री थे भारत के पहले, और बाबा साहब खुद खदानों में जाके दुनिया भर के मजदूरों की जगहों पे जा जाके उतर के उनकी लाइफस्टाइल और उनकी जीवन शैली देख देख कर उन्होंने उनको सुविधाओं के प्रावधान किए हैं। छुट्टियों से लेके, काम के घंटों से लेके, महिलाओं को ये प्रसूति के समय की छुट्टियों से लेके सब बातों का, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है इस देश को, क्योंकि वो अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में पढ़े हैं, वहां का मजदूर पार्टी का और दुनिया भर की चीजों का उन्होंने अध्ययन किया है। और ये सब चीजें, बनी हुई चीजें इस देश में 9 सालों में पूरी की पूरी खत्म की गई है। काम के कोई घंटे अभी रखे नहीं है, मजदूरों का कोई संगठन अभी उस ढंग से उन्होंने रखा नहीं है। करेंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। और सबसे भयावह बात, रिक्रूटमेंट ही नहीं है, जो है उन्हीं को चलता कर दे रहे हैं। केंद्रीय विद्यालयों से लेके दुनिया भर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन सब में खाली कर करके कॉरपोरेट के हाथ में, धन्ना सेठों के हाथ में देने का प्लान चल रहा है। कश्मीर में भी अदानी या उनके नाक के बाल जो बने वो, और मणिपुर भी, और छत्तीसगढ़ भी, और हर जगह भी। इस ढंग से हमारे देश के धन्ना सेठों की थैलियां भर रही है, इसलिए जीडीपी का आंकड़ा उस ढंग से दिखता है। लेकिन आम आदमी कैसी जिंदगी जी रहा है, कैसा भयावह ढंग से वो रह रहा है, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पा रहा है। शिक्षा, आम आदमी अपने बेटे को सपना नहीं देख सकता इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईआईटी का, क्योंकि उसकी फीसें लाख भर से ऊपर चली गई है। जिसको इनकम ही बेचारे का लाख भर नहीं, तो वो क्या उस बेटे को, उस बेटी को तो इस ढंग से रिजर्वेशन को भी दुनिया भर का क्वेश्चन मार्क कर दिया है। रिजर्वेशन के बारे में इतनी गलत बयानी करके, इतना उसको बदनाम करके, रिजर्वेशन लोगों के दिलों में जहर भर चुका है। दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में। प्रीतम जी, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो गृह युद्ध हो जाएगा। और इसीलिए इस देश की जनता वर्तमान निजाम को बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2024 को मुझे पक्का विश्वास है, जो 1977 में भी लोगों ने अपना चमत्कार दिखाया है, और अभी 2024 में पक्का दिखाएंगे, अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की तो। बिल्कुल। तो अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो 2077 में जैसे क्योंकि वो जो प्रोफेसर थे दास, अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 2019 के चुनाव का एकेडमिक अध्ययन करके उन्होंने कई सीटों पर कैसा मैनिपुलेशन किया, ये पेपर पब्लिश किया। तो उनको उस यूनिवर्सिटी से तो जाना ही पड़ा, लेकिन वहां जाकर आईबी ने धमकी दी, अभी 8-10 दिन पहले की बात है, और यूनिवर्सिटी के संचालकों को डराया हुआ है। तो इनके जो काले कारनामे हैं वो उजागर करने के लिए मनाई, और छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक 200 से ऊपर रेड्स अभी तक पड़ चुकी है। वो जो संजय मिश्रा है, वो 15 सितंबर को चंद्रचूड़ जी की कृपा से उसको नहीं, उसको एक्सटेंशन मिला। अच्छा, एक्सटेंशन मिला। अन्यथा उसका तो कब का, वो तो 3rd या 4th बार उसको दिया गया है। और वो जल्लाद जिस ढंग से गैर
बीजेपी सरकारों के राज्यों में जिस ढंग से अंधाधुंध अनिल देशमुख की नातिन 7-8 साल की बेटी उसको हाथ पकड़ के झिंझोड़ के पूछा जा रहा है, बोल ये लोग तुम्हारे घर में आते थे क्या। इस ढंग से अमानवीय स्तर पर जिस देश के बच्चों के लिए कानून बने हैं, तो त्यागी नाम की मैडम अगर स्कूल में इस ढंग से करेगी, ये जो पूरा मॉडल बन चुका है, ईडी से लेके आईबी से लेके सीबीआई से लेके दुनिया भर के लोगों को ह्यूमिलेट करना, तीसरा सेटल वार्ड से लेके हर तरह के, और ये जो भय का माहौल बना के, यानी मैं ये जो बोल रहा हूं इसको लेके जो भी लोग सुनते हैं उनको बड़ा बहादुर का काम लगता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि मैंने भी आपातकाल के खिलाफ में योगदान दिया है, मैं भी जेल में रहा हूं, मैंने भी इंदिरा गांधी के डिक्टेटरशिप के खिलाफ अलग जगाने का काम किया है और आज भी मैं करूंगा। आज की भी तारीख में इंदिरा गांधी जी की तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी प्रीतम जी, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। इमरजेंसी के दिन 26 जून को ये लोग छाती पीट पीट कर जनतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी की बात बोलते हैं, लेकिन कविता सम्मेलन गदर जैसा इतना बड़ा आदिवासियों के, दलितों की समस्या के लिए लड़ने वाला लोक कलाकार, उसकी श्रद्धांजलि सभा के निमित्त में इसी नागपुर में हिंदी मोर भवन की 15 मिनट पहले पुलिस ने जाके उस कवि सम्मेलन को रद्द किया है। जिस देश में कविता बोलने का, जिस देश में ढंग की फिल्म या कोई ठीक से नाटक करने का अगर आजादी नहीं रही, तो इसको क्या आप आजाद मुल्क बोलेंगे? ये अमृतकाल बोलेंगे? मैं इसको विषकाल बोलता हूं। आप कितना भी चिकनी चुपड़ी बातें करके उसको मक्खन लगा के बताते रहो, लेकिन वास्तविक रूप से इस देश के लेखकों को, कवियों को जिस ढंग से आपने बैन कर दिया है, जिस ढंग से उनकी अभिव्यक्ति को आपने रोक दिया है, और सड़ी हुई थर्ड क्लास फिल्में, एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार वाली फिल्मों को अवार्ड देने के आप प्रावधान करते हो, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की जूरी लोगों ने बोला है कि ये प्रोपोगंडा वाली फिल्में हैं। और इस ढंग से फिल्मों का मंगलयान से लेके हर तरह का दुनिया भर का ये जो शुरू किया गया है, और एक झूठी पाखंडी देशभक्ति का माहौल बना रहे हैं। जिस तिरंगे झंडे का इन्होंने तिरस्कार किया, उस तिरंगे झंडे की यात्राएं निकालने के नौटंकियां कर रहे हैं। जिस आज़ादी के आंदोलन में शामिल न होने की बाकायदा लिखित में आदेश दिया हुआ है, उस आज़ादी के दिवस को मनाने का ये एक तरह से ढोंग कर रहे हैं। बंटवारे क्या बात कर रहे हैं छाती पीट पीट कर। बंटवारा किस लिए हुआ है? बंटवारा खाली एक हाथ से ताली बज कर नहीं हुआ है। बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदुत्ववादियों का धोखा दिखा कर ही मुसलमानों को अलग राष्ट्र बनाने के लिए चेताने का काम मिला है, अन्यथा वो हवा में नहीं कर रहा था। तो ये सब चीजें करने वाले अपराधी लोग, देशद्रोही लोग इस ढंग के काम कर रहे हैं। और आखिरी बात, हमारी आर्मी का इस्तेमाल गलत ढंग से, जिस आर्मी के प्रति बहुत रिस्पेक्ट है देश भर में, उस आर्मी की इंटीग्रिटी पर ये क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दे रहे। पुलवामा से लेके सर्जिकल स्ट्राइक से नाम से लेके और भी दुनिया भर के, और आर्मी को सिविल एरियाज में डिपोर्ट कर करके लोगों को आर्मी के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर दे रहे। या आने वाले दिनों में सिविल वॉर की स्थिति आ सकती है। तो ये जो इस ढंग के आत्मघाती, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रभक्ति के नाम पर ये जो काम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये थकते नहीं है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम ये शब्द बोलने से, लेकिन इनकी ये सब बातें जो है इस देश की एकात्मता के लिए, अखंडता के लिए बहुत खतरनाक स्तर पे चली गई है। अगर मुसलमानों को इस ढंग से अगर क्लास में उनके बच्चों को मारेंगे, इस ढंग से रेलों में उनको पकड़ के मारेंगे, तो क्या आपको बंटवारे के दिन मनाने की आपने शुरुआत की है ना, तो बंटवारा क्यों हुआ भाई? मैं नरेंद्र मोदी को आवाज इंडिया के बहाने कहना चाहता हूं, बंटवारा इसी ढंग से मुसलमानों को इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स देने के कारण हुआ है। और आज की तारीख में अगर इसी ढंग से मुसलमानों को सताया जाएगा, तो अगले कौन से हिस्से की तरफ से बंटवारा होगा, ये आप सोच के लीजिए। ये राष्ट्रद्रोही काम है। बंटवारे के जख्मों को हरा कर करके और दूसरे बंटवारे की तैयारी के बीच इस देश में डालने का काम
संघ परिवार 100 सालों से लगातार किया जा रहा है, ये राष्ट्रभक्ति का काम नहीं है प्रीतम जी, ये राष्ट्रद्रोह का काम है। बिल्कुल। और ये करने के लिए उकसाने वाला आदमी इनको ये है विनायक दामोदर सावरकर। इस आदमी ने इनको ये सब घटिया किताबें लिख कर ये जहर महिलाओं से लेके मुसलमानों से लेके दुनिया भर के लोगों को बलात्कार करने से लेके हर बात का समर्थन करने का उत्तेजन देने का काम इसने किया है। तो ऐसे लोगों को आदर्श मानकर इनको अगर इस देश का राष्ट्रपुरुष बोलकर, इनकी अगर फोटो पार्लियामेंट में लगाकर, इनके अगर मूर्तियां देश भर में इनकी पुण्यतिथि और ये करके क्या हासिल करने वाले हैं? प्रज्ञा सिंह, मैंने कटियार, तोगड़िया, कौन कौन से बजरंगी बाबू, बजरंग सिंह, किस ढंग के लोग आप पैदा कर रहे हो? आपको अगर दाऊद इब्राहिम और दुनिया भर के लादेन से लेकर दुनिया भर के लोगों पर आपत्ति, तो ये जो पूरी फौज एक के पीछे एक, उनको आप पार्लियामेंट में पहुंचा रहे, किसी को विधानसभा में पहुंचा रहे, और बाकी लोगों के बारे में। प्रीतम जी, अंतिम बात बोल के रुकने वाला हूं मैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं, आतंकवाद कोई और लोग कर रहे हैं ऐसी बात नहीं। आतंकवाद करने वालों में प्रज्ञा सिंह से लेके दुनिया भर के लोगों के नाम है, जिनको आप संसद में, जिनको आप दुनिया भर की कमेटियों में ले लेकर दुनिया भर के पदों पे देकर आप क्या मैसेज दे रहे हो? आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं आतंकवाद के खिलाफ बोलने का, क्योंकि आप खुद आतंकवादियों को पाल पोस रहे हो और उनको प्रश्रय दे रहे हो। तो आतंकवाद ऐसे खत्म नहीं होगा। आतंकवाद खत्म करना है तो आतंकवाद को आतंकवाद के ढंग से देखना होगा, उसमें कोई हिंदू या मुसलमान का भेद करने की जरूरत नहीं, उसको फर्मली डील करना होगा। मैं 100 से ऊपर आतंकवादी और दंगे और दुनिया भर की घटनाओं का जांच किया हुआ आदमी बैठा हूँ, एक दो नहीं, 100 से ऊपर। उम्र के 20-25 साल से आज मैं 70 साल का हो रहा हूँ, 50 साल मेरा इसी काम में जा रहा है। और मेरे पिताजी आज़ादी के आंदोलन के सिपाही रहे हैं। हमारी इंटीग्रिटी पे क्या आप डाउट लेके देखने वाले हो? किसके पेरोल पे हम? ना हमने कभी कोई एनजीओ बनाया, ना हम किसी के पेरोल पे रहे। हम यही इस ढंग का ही काम कर रहे हैं। अपना झोला और फकीरी की बात करते हैं, कितने फकीरे क्या है वही जाने। लाखों रुपए के कोट और जैकेट पहनने में उनको, और अपने लिए प्लेन और अपने लिए दुनिया भर की बातें कर लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ढोंग है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भाषा में, ये हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई आज इस मुल्क में इन्होंने और ज्यादा तेज गति से बढ़ा के रख दी है। धन्यवाद। हिंदू बनाम हिंदू की लड़ाई इस देश में और ज्यादा बना के रख दी है। यहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। शूद्रों के साथ इस तरह से बर्ताव, महिलाओं के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह से बर्ताव हो रहा है। इसका जवाब 24 के इलेक्शन में हमें देना होगा। हमें इस देश को बचाना होगा, इस संविधान को बचाना होगा, इस देश की संस्कृति सहिष्णुता को बचाना होगा, और हमें इस देश की मिट्टी को भी बचाना होगा। डॉक्टर साहब, अपने बहुमूल्य वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।